हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनी के बारे में जो कि रिसेंटली आईपीओ के थ्रू मार्केट में लिस्ट हुई है। और बात करें इस कंपनी की तो 103 करोड़ का आईपीओ आया था रिसेंटली। मैं बात कर रहा हूं फ्लाई एसबीएस कंपनी की। और एज यू नो कि इस कंपनी का जो आईपीओ था उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हो, एचएनआई हो या फिर एंकर इन्वेस्टर्स हो। एचडीएफसी ने भी इस मतलब आईपीओ के अंदर बहुत इंटरेस्ट दिखाया था। तो ऐसा कंपनी में क्या है और आने वाले टाइम में ये कंपनी क्या कुछ फ्यूचर पर्सपेक्टिव लेके चल रही है, और पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने क्यों इतनी रैपिड ग्रोथ दिखाई है, चाहे सेल्स हो या फिर मतलब प्रॉफिट ग्रोथ हो। और साथ ही में अगर बात करें तो बहुत ही कम एसेट्स के साथ भी इस कंपनी ने कैसे इतना बिजनेस ग्रो किया है पिछले कुछ टाइम से, वो सारा कुछ कवर करेंगे। और फ्यूचर में इस कंपनी में क्या कुछ यहाँ पे हम लोगों को टेलविंड्स देखने को मिल रही है, वो सब कुछ कवर करेंगे। मैंने रिसेंटली इस कंपनी में एक लॉट खरीदा है, और एज यू नो कि एसएमई कंपनी के अंदर एक लॉट खरीदना कितना एक्सपेंसिव होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। तो ये कंपनी मई 2020 में स्टार्ट हुई थी और इनका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। अब फ्लाई एसबीएस करती क्या है, तो ये लोग जो है वो प्राइवेट जेट एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं फॉर द अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, पॉलिटिशियंस एंड जो बिजनेसेस होते हैं, जो मल्टीपल बिजनेसेस मतलब संभाल रहे होते हैं, उनके लिए प्राइवेट जेट हो गए, एयरक्राफ्ट हो, उनको प्रोवाइड करते हैं। मान लो कि कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट हो जिसको दुबई जाना है मुंबई से, तो उनके लिए ये लोग अरेंज करते हैं प्राइवेट जेट। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है जो बिजनेसेस होते हैं, जो मल्टीपल बिजनेसेस कवर कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत एसेंशियल चीज होती है, जिसको ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। और ये कंपनी वही जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट करते हैं। मान लो कि किसी को अर्जेंट जाना है दुबई और फ्लाइट्स अवेलेबल है नहीं, तो उस केस में होगा क्या, बिजनेस डील के लिए अगर जाना है, अर्जेंट है, तो ये ऐसे कंपनीज जो होते हैं, जैसे कि अगर बात करें तो काफी सारे प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ये मान के चलिए कि जो अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट है, या फिर मान लीजिए कि पॉलिटिशियंस है, मल्टीपल बिजनेसेस जो मतलब कवर कर रहे हैं एचएनआई वगैरह, उनके लिए जो है वो ये कंपनी प्राइवेट जेट और एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया मई 2020 में ये लोग स्टार्ट हुए थे। और बात करें यहाँ पे इस इंडस्ट्री की, प्राइवेट जेट और एयरक्राफ्ट की, तो मैनेजमेंट का मानना है कि कोविड 2019 से पहले यहाँ पे इतनी डिमांड नहीं थी, इसको यहाँ पे एज अ प्रीविलेज देख रहे थे लोग। लेकिन आफ्टर कोविड जो इस इंडस्ट्री में है वो हाई जंप देखने को मिला है, बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। और पहले जो कोविड से पहले इसको प्रीविलेज माना जाता था, अब यहाँ पे बिजनेसमैन हो या फिर मान लो कि नॉर्मल भी अगर किसी को जाना है बाहर, तो इसको ये लोग प्रीविलेज नहीं मानते, मतलब एज अ लग्जरी नहीं कंसिडर करते, एज अ सेफ्टी एंड टाइम सेवर यहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं आफ्टर कोविड। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर भी मतलब इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर रही है। हम लोग जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, और जो मिलियनियर है हमारे इंडिया के अंदर वो टाइम टू टाइम जो है वो एक्सपांड हो रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो कंपनी का मानना यह है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है, जबकि अगर बात करें सप्लाई उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा लिटल है। तो जो गैप है सप्लाई और डिमांड का, वो बहुत बड़ा टैलविंड बनता है कंपनी के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं ना इंडिया के अंदर, तो अभी एज ऑफ नाउ एवरेज 2700 मंथली प्राइवेट जेट डिपार्चर्स होते हैं, मतलब मंथली 2700 फ्लाइट्स प्राइवेट जेट के जरिए यहाँ पे डिपार्चर होते हैं इंडिया से बाहर जाने के लिए। वो इसमें मोस्टली यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइवेट जेट फ्लाइट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर है ना वो डबल है एज कंपेयर टू जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। तो चाइना से भी डबल हमारे इंडिया के अंदर प्राइवेट जेट के जो है मतलब फ्लाइट्स वगैरह वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है ना कि इंडिया के पास अभी इतने एसेट्स नहीं है, वरना जो ये 2700 पर मंथ वाला जो नंबर है ना वो और ज्यादा हो सकता था। लेकिन क्योंकि इंडिया के पास अभी इतने एसेट्स नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो इस वजह से ये जो मतलब नंबर है वो हमको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। मान लो कि अगर अमेरिका के पास अभी 15,800 के आसपास एयरक्राफ्ट और प्राइवेट जेट है, और इंडिया के पास केवल 70 है, तो ये गैप इन दोनों के बीच में आप लोग देख सकते हो। और इसकी वजह से जो है वो ये मतलब जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना 2700 पर मंथ के, वो ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इंडिया के पास इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेड हम लोगों को एसेट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे, ये जो डिमांड है, ये जो नंबर्स है और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा यहाँ पे जो है वो कंपनी कह रही है, दूसरा टेलविंड ये है कि एज ऑफ नाउ अगर किसी कॉरपोरेट क्लाइंट को बाहर जाना है ना, तो वो एब्रोड से जो है वो मतलब चार्टिंग करते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट को जो है चार्टिंग करते हैं वो बाहर से करते हैं, अब्रोड से। मान लीजिए कि किसी को दुबई जाना है तो वो दुबई से मंगवाते हैं, क्योंकि इंडिया में इतने अवेलेबिलिटीज नहीं है, तो वो दुबई से मंगवाते हैं। तो अगर मान लो कि किसी कंपनी को बाहर जाना है, कॉर्पोरेट क्लाइंट को किसी को, तो वो अगर दुबई से एयरक्राफ्ट मंगवाते हैं और उसमें बैठ के जाते हैं, तो इनको मतलब दुबई से ले जाने का और आने का तो खर्चा इनको देना ही पड़ेगा, प्लस प्राइवेट जेट इनको रिटर्न यहाँ पे रख के जाएगा, फिर वापस से दुबई जाएगा, तो उसका खर्चा भी इनको यहाँ पे देना पड़ता है। तो एज ऑफ नाउ जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनको पे करना पड़ता है 60 to 70% मोर। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ा यहाँ पे टेलविंड है। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, और कह रहे हैं ये लोग के जो पर्सन्स हमारे पास आते हैं ना, पीपल जो आते हैं हमारे पास, जो भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आते हैं ना, वो आते हैं, यूज करते हैं हमारे सर्विसेज, और उसके बाद अगेन एंड अगेन बार बार आते हैं हमारे पास इस एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, और ये लोग बहुत अच्छे से मतलब कंफर्ट और लग्जरी प्रोवाइड कराते हैं, और यू नो कि यहाँ पे कंफर्ट और लग्जरी हमेशा एडिक्टिव होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो अगर बात करें तो आफ्टर कोविड जो ये सर्विसेज एमएनसी हो या फिर बिलियनियर हो वही यूज कर रहे थे, वो अब यहाँ पे बदल चुका है। अभी नॉर्मल लोग भी यहाँ पे ये सर्विसेज यूज करने में बिलीव रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो इनके डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं भाई। ठीक है, जिसमें एक तो होता है कि एक ही प्लेस के ऊपर किसी क्लाइंट को जाना है तो वो हो गया। ठीक है, या फिर मान लो कि कोई ग्रुप ट्रिप है, किसी बिजनेस इंडस्ट्री का यहाँ पे ग्रुप ट्रिप हो गया, तो उसमें कंपनी के मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एज यू नो कि अगर मल्टीपल कंट्रीज कवर करने हैं तो उसमें टॉप ओवर्स भी अलग अलग लगेंगे, तो कंपनी एड ऑन अदर चार्जेस भी जो है वो चार्ज कर सकती है, और उसमें जो है वो टॉप ओवर्स हो गए या फिर मल्टीपल प्लेसेस कवर करने, या फिर दूसरी बात के अब्रॉड के अंदर जो है वो ज़्यादातर फ्यूल चार्जेस बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, तो मार्जिन वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर कंपनी के लिए। और एज ऑफ नाउ जो है वो कंपनी का 73% ऑफ रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और फ्लाइंग वगैरह हो या फिर गुड फ्यूल प्राइजेस यहाँ पे अब्रॉड में है, वो ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए एक टेलविंड है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो डीजीसीए और कैमो अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं किसी को भी अगर ट्रैवल करना है प्राइवेट जेट में तो, और ये सारे जो अप्रूवल्स है वो कंपनी लेने के लिए मास्टर्स है। डीजीसीए एक यहाँ पे संस्था है, और कैमो भी एक संस्था यहाँ पे इंडिया में जो यहाँ पे अप्रूवल देती है फ्लाई करने के लिए प्राइवेट जेट में, तो उसके अप्रूवल लेने में मास्टर है ये कंपनी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये कंपनी दो मॉडल के ऊपर काम करती है, एक तो ड्राई लीज और यहाँ पे वेट लीज, मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है ये लोग लीज पे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए वेट लीज में क्या होता है कि ये लोग सिर्फ जो है वो अरेंज करते हैं सारा कुछ, और जो प्राइवेट जेट होता है वो लेके जाना किसी और का काम होता है। ठीक है, ये लोग सिर्फ क्लाइंट लाके उसको सारा अरेंज करके देते हैं। जबकि ड्राई लीज की मैं बात करूं तो ड्राई लीज के अंदर ये मॉडल ऐसे काम करता है कि ये जो है वो लीज पे ले लेते हैं एयरक्राफ्ट किसी भी कंपनी का, और उनको पे कर देते हैं फॉर द 6 मंथ 8 मंथ्स, और उसके बाद वो जो एयरक्राफ्ट है वो कभी भी ये लोग यूज कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होता। 6 महीने 8 महीने की ड्राई लीज पे अगर कंपनी ने किसी कंपनी से जो है वो ऑपरेट किया है कोई भी एयरक्राफ्ट, तो उस केस में जो है वो ये 6 से 8 महीने कभी भी, मतलब 24 आवर्स 7 डेज कभी भी ये लोग जो है वो एयरक्राफ्ट को कहीं पे भी किसी भी जरिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक है। बाकी इनका रिपीट कस्टमर रेशियो भी बहुत अच्छा है, 90% जो इनके कस्टमर है वो रिपीट इनके पास आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, अभी जो कंपनी के पास है ना वो वेट लीज के ऊपर 3 एयरक्राफ्ट है। ठीक, सॉरी 2 वेट लीज के ऊपर है, एक यहाँ पे ड्राई लीज के ऊपर है, मतलब मात्र 3 एयरक्राफ्ट से जो है वो कंपनी ने इस लेवल का बिजनेस बनाया है। तो अगर बात करें तो अभी जो आईपीओ फंड इन्होंने यहां पे राइज किया 103 करोड़ का, उसमें से 6 एयरक्राफ्ट ये लोग जो है वो ड्राई लीज के ऊपर लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, और उसमें से अगर बात करें तो 6 जो है उसमें से 4 यहाँ पे ये कैलेंडर ईयर जो है वो कंप्लीट होने से पहले ही ऑपरेटिव हो जाएंगे, ऑपरेशंस में आ जाएंगे, मतलब उड़ना शुरू कर देंगे। जबकि बाकी के 2 जो हैं वो ईयर एंड, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड 2026, वो भी यहाँ पे जो है वो हिस्सा बन जाएंगे ऑपरेशंस का। तो भाई बहुत ज़्यादा कंपनी यहाँ पे बुलिश है, 103 करोड़ का अभी फंड राइज किया है, और कंपनी बोल रही है कि हम तो भाई
103 करोड़ के एयरक्राफ्ट 6 खरीदेंगे, जिसमें से 4 एयरक्राफ्ट तो यहाँ पे दिसंबर से पहले ही हम लोग ऑपरेशंस में लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात मेरे को लगी। ठीक है, और वेट लीज जो है वो इनको मतलब उतने अच्छे मार्जिन नहीं है उसमें इनके, तो ये लोग जो वेट लीज वाला कंपोनेंट है वो हटा रहे हैं पूरी तरीके से। अभी एज ऑफ नाउ 2 वेट लीज के ऊपर जो एयरक्राफ्ट है उसको भी ये लोग जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं ड्राई लीज के अंदर, तो वो भी मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद टोटल यहाँ पे जो है वो कंपनी के पास 9 एयरक्राफ्ट ड्राई लीज के ऊपर हो जाएंगे, तो मार्जिन्स और बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा उसके बाद कंपनी के लिए। ठीक है, एक जो है वो इनको मतलब एक जो एयरक्राफ्ट है वो ड्राई लीज के ऊपर लेना है, तो उसका इनको जो कॉस्ट लगता है वो 15 से 18 करोड़ के बीच में लगता है, और इन्होंने 103 करोड़, तो मोटा मोटा देखे तो अगर 16 करोड़ की भी एवरेज पकड़े एक ड्राई लीज प्लान को लेने के लिए, तो वो बनता है 95 करोड़ के आसपास। तो जो 103 करोड़ है उसमें से 95 करोड़ के आसपास तो ये लोग जो हैं वो नए एयरक्राफ्ट ही खरीदने वाले हैं। बाकी का जो पैसा है वो इनका एक स्मॉल टर्म का लोन है, वो रीपेमेंट करने के लिए ये लोग यूटिलाइज करने वाले। तो भाई आईपीओ फंड का ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स के बारे में। सवाल पूछा गया इनसे, तो कॉम्पिटिशन क्या है, तो बोला कि 7 से 8 प्लेयर है कंपनी मतलब इंडस्ट्री के अंदर ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो है बिग सिटीज के अंदर, दिल्ली बॉम्बे के अंदर जो है वो ज्यादा प्लेयर्स अवेलेबल हैं। और दूसरी अगर बात करें तो साउथ के अंदर, ये लोग तो साउथ के अंदर ऑपरेट करते हैं, चेन्नई हो गया उसके अंदर, तो तमिलनाडु में तो एक भी प्लेयर नहीं है, मतलब तमिलनाडु के अंदर ये इंडस्ट्री के अंदर एक भी प्लेयर नहीं है। बेंगलोर एंड हैदराबाद के अंदर 2 प्लेयर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो एज ऑफ नाउ डिमांड से जो सप्लाई है वो कम ही है, मतलब इतने ज्यादा प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, जबकि डिमांड जो है वो मैसिवली ग्रो हो रही है, ऐसा कंपनी का मानना है। ठीक है, और इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए भी हाई बैरियर का जो है, वेरी हाई बैरियर का जो है वो मतलब आप लोगों को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, तो एंटर होना भी इतना मतलब आसान नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। और दूसरी बात कि आपको टेक्निकल नॉलेज और सर्टिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है वो कंपनी बोल रही है कि हमारे बिजनेस की यूएसपी क्या है पता है आपको, कि हम सिर्फ यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते, मतलब किसी क्लाइंट को ए जगह से बी जगह ले जाना ही हमारा काम नहीं है, लेकिन उसके दौरान जो है वो कस्टमर्स को एक यहाँ पे लग्जरी एक्सपीरियंस देना, कंफर्ट देना, वो भी यहाँ पे हमारे अंडर आ जाता है। ठीक है, लाइक उनको अच्छा खाना देना ड्यूरिंग, अच्छे सीट्स देना, अच्छे सिटिंग एरियाज देना, अच्छे क्रू सर्विसेज देना, ये सब कुछ ये लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं, और उसकी वजह से जो है वो कस्टमर रिपीट रेशियो भी इनका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें इनके यहाँ पे सर्विसेज ऑपरेट कैसे करती है, तो अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल है। अगर मान लो कि किसी बंदे को जाना है सिंगल हैंडेड एयरक्राफ्ट यहाँ पे रेंट पे लेना है, तो थोड़े दिन पहले यहाँ पे कंपनी को जो है वो इनको मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंपनी से बुक करना पड़ेगा, थोड़े दिन में जो है वो कंपनी प्रोसेस कर देती है। और एक बार इनके पास ऑर्डर आ जाता है, बुकिंग आ जाती है, उसके बाद इनके जो भी ऑपरेटिव्स हैं वो अच्छे से सारी कुछ चीज़ें बुकिंग को लेके जो है वो शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी रैपिडली सर्विसेज देने की भी यहाँ पे कंपनी ने मतलब बात की है। दूसरी बात कि अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो 1 वीक से पहले बुक करना पड़ेगा, लेकिन मान लो कि किसी को इमरजेंसी जाना है तो डोमेस्टिक के लिए 4 घंटे में भी ये लोग एयरक्राफ्ट या फिर प्राइवेट जेट जो भी कह लो वो अरेंज कराते हैं, और इंटरनेशनल के लिए 6 से 8 घंटे में जो है आप मतलब अर्जेंटली ज़्यादा पे करके भी सर्विसेज इनके ले सकते हो। ठीक है, टेलविंड्स का मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात यहाँ पे जो टेलविंड्स है मतलब डिमांड जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो मतलब एयर कंपनीज है वो ज़्यादा ये रूट को कवर नहीं करते, और अगर कोई बिजनेसेस मतलब यहाँ पे कोई ऑपरेट कर रहा है या फिर कोई बिजनेसमैन यहाँ पे रहता है या फिर कोई रीज़न से वहाँ पे गया है जो मल्टीपल बिजनेसेस मतलब चला रहा है, तो उसके लिए टाइम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो फिर ये सर्विस लेता है भाई। अगर किसी को अगर मान लो कि कोई छत्तीसगढ़ के किसी शहर में रहता है, ठीक है, और उसको भाई जाना है फिर मुंबई, फ्लाइट उस टाइम पे उसको मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है और फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, तो फिर प्राइवेट जेट का इस्तेमाल वो करता है, क्योंकि टाइम उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पैसा तो उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें चैलेंजेस की और रेगुलेशंस की, तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई और गवर्नमेंट
के जो यहाँ पे संस्था है उसके द्वारा क्या कुछ यहाँ पे आपको रेगुलेशंस देखने को मिलता है। तो कंपनी ने क्लियरली बोला भाई कि उनका मानना है कि जब तक आपके जो कंप्लायंस है वो प्रॉपर है तब तक आपको डीजीसीए या फिर किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती कि आपके मतलब पेपर्स मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो होता है भाई काफ़ी सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं वो सही है तब तक कोई भी आपको परेशान नहीं करता है। हाँ, एक है कि मुंबई के अंदर 5:30 से 8:30 के बीच में प्राइवेट जेट हायर करना अलो नहीं है क्योंकि उस दौरान जो पीक आवर्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्लान्स उठ रहे होते हैं ऑलरेडी, तो वो चीज़ है जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो ये है। बाकी अगर गाइडेंस की बात करें तो भाई एज ऑफ नाउ कंपनी ने कोई भी गाइडेंस नहीं दिया है, डायरेक्ट गाइडेंस वो लोग नहीं दे रहे, लेकिन बुलिश है कंपनी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को लेके। और अगर बात करें तो कंपनी जो है वो 3 एयरक्राफ्ट से इतना ज़्यादा ग्रो कर ली है, तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ग्रोथ की आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो क्योंकि अभी तो 6 एयरक्राफ्ट यहाँ पे और उसमें भी 6 के 6 ड्राई लीज के ऊपर। अभी एज ऑफ नाउ एक ही ड्राई लीज के ऊपर है इनके पास एयरक्राफ्ट, अभी 6 एयरक्राफ्ट यहाँ पे ड्राई लीज के ऊपर कंपनी के पास आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर मोर ग्रोथ। और अगर एज ऑफ नाउ नंबर्स की बात करें तो कंपनी अराउंड जो है वो FY22 में 73% से सेल्स को ग्रो किया था, उसके बाद FY23 में इनका बिजनेस 25% से, और उसके बाद 200 के परसेंट से यहाँ पे ग्रो किया 2024 में, और 2025 में यहाँ पे 183% से यहाँ पे सेल्स ग्रो किया। और ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको बहुत अच्छा मिला है। ठीक है, पहले ईयर तो रेवेन्यू बेस काफ़ी छोटा था इनका, तो वहाँ पे तो प्रॉफिटेबल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू प्रॉफिटेबल है और काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी को देखने को मिला है। तो ये कुछ था फ्लाई एसबीएस के बारे में। अगर आपको कोई डाउट्स है इस कंपनी को लेके या फिर कोई अदर कंपनी आपको कवर करवानी है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और दोस्तों एज यू नो कि मैं नया हूँ, रिसर्च एनालिसिस का जो है वो मैं मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ अभी और निवेश भी कर रहा हूँ पर्सनली, तो हो सकता है इतना कॉन्फिडेंट आपको ना दिखो, लेकिन धीरे धीरे अपने आप पर अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वी विल बी एक्सीलेंट इन फ्यूचर टर्म। और कोई भी अदर डाउट्स है, कोई भी कंसर्न है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।